नमस्कार सर, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा से आप सभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, अच्छे पद पर जाएं और उसी के लिए हम भी एक छोटा सा प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल का एक हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कला और संस्कृति की चल रही है क्लासें, उसके अपन 3 क्लासें कर चुके हैं। उसके साथ उसकी भी एक प्लेलिस्ट है और इसके साथ साथ अपन भूगोल की भी क्लासें शुरू कर रहे हैं आज से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान, एक परिचय, सामान्य परिचय इसको कहते हैं अपन, नॉर्मल जिससे अपने उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। अपने को चीजें आसान लगती है लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उन चीजों का अपन पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एक नजर में, ठीक है। सबसे पहले बात करें नामकरण को लेकर कि राजस्थान का जो नामकरण है वो अलग अलग मत है, एक मत नहीं है कोई भी, ठीक है। तो जो हमारा ऋग्वेद है, देखो 4 वेद है, ठीक है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, 4 वेद है। चारों में जो एक ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में जो नाम बताया गया राजस्थान का, उसको नाम दिया गया ब्रह्मावर्त, ठीक है। क्या नाम दिया गया? ब्रह्मावर्त नाम दिया गया। और जो रामायण है वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है, उस रामायण में नाम दिया गया मनुकांता। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं एक बार नहीं बल्कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन चीजों को आसान है, पर कई बार एग्जाम के अंदर जब आती है तो आसान ही गलत होते हैं और वही हमें पीछे लेके जाते हैं, ये भी याद रखना। उल्लेख कि जो सबसे प्राचीन बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है, ये सिरोही में लिखित साक्ष्य मिलता है कि राजस्थान जो नाम है उसका अपने को लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है। अगर हमसे ये पूछे तो वो आपको बताना है बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित साक्ष्य मिलता है। फिर एक व्यक्ति आया, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को क्या नाम दिया गया था? राजपुताना नाम दिया था। ये याद रखना कि राजपुताना नाम दिया गया था, ना कि राजस्थान नाम दिया था। या कंफ्यूज होते हैं हम कि राजपुताना किसने कहा था, ब्रह्मवर्त में क्या कहा था, या ब्रह्मवर्त किसमें कहा, मनुकांता किसमें कहा, ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा अलग अलग चीजों को याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि राजस्थान ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया ब्रह्मवर्त, रामायण में कहा गया मरुकांता, बसंतगढ़ शिलालेख में लिखित साक्ष्य मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को क्या कहा गया? राजपुताना नाम दिया। फिर हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम भी क्या रखा था? राजपुताना ही रखा, क्योंकि आपको पता ही है कि धीरे धीरे अंग्रेजी शासन पूरे भारत में स्थापित हो गया था। तो जब पूरे भारत में स्थापित हो गया तो राजस्थान के रुख किया, तो इस भूभाग को इन्होंने क्या नाम दिया गया? राजपुताना नाम कहा। अब ये प्रश्न पढ़ेंगे कि स्थिति, राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, विश्व में क्या है, ठीक है। अक्षांश दशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले बात करें विश्व के अंदर, ठीक है। ये आपका कौन सी दिशा है? उत्तर है, ये पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम। 4 दिशाएं होती है, ये अपने को पता ही है। इन चारों दिशाओं में जो हमारा राजस्थान है वो कौन सी दिशा में? इस दिशा के अंदर स्थित है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं उत्तर पूर्व, ठीक है। राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ये तो गया विश्व में। फिर हम बात करेंगे भारत में। तो भारत के अंदर जैसे अपन ग्लोब देखते हैं, जैसे मैंने बड़ा रखा है यहाँ पे, ये ग्लोब है, इसको अपन ने 4 ये जो दिशाएं हैं उसमें किया उत्तर दक्षिण, ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। जो भारत में अगर स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या है आपकी? उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। विश्व में उत्तर पूर्व, भारत में उत्तर पश्चिम, ठीक है। यह देखो ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में। और ये सवाल था, ये जो आपका रीट में पूछा था मैं,
अब आपको लगता है कि इतने इजी सवाल भी क्या आते हैं? बिल्कुल। और ये सवाल बिल्कुल एज इट इज हूबहू रीट के अंदर पूछा गया था। तो इन चीजों पर ध्यान दें। दोबारा रिपीट करता हूं मैं। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम, और भारत में राजस्थान की स्थिति है वो आपकी उत्तर पश्चिम। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब पर जो लाइनिंग की होती है वो क्या चीज होती है? अपन ने ग्लोब देखा होगा, स्कूल में सभी पढ़े हुए हैं, वहां पर आपने ग्लोब देखा। तो ग्लोब के ऊपर जो लाइनिंग की होती है इस तरह से लाइनिंग होती है, कुछ इस तरह से, वो क्या होती है? देखो ग्लोब के अंदर तो इस तरह से लाइनिंग होती है आपकी, जिसको आप पट रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पट रेखा। ये जितनी भी आपने बना रखी है इसके ऊपर देखो आप, ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रही होगी आपको, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे जो खींची जाती है खड़ी रेखाएं, उनको कहते हैं अपन देशांतर रेखा। तो क्या सवाल ये आएगा कि पट रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है? नहीं, सवाल ये आएगा कि दूरी की गणना के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? कौन सी रेखाएं हैं जिनसे दूरी की गणना की जाती है? तो वो आपका आएगा अक्षांश रेखा। सवाल ये बनेगा। ठीक है, और अगर आपको ये पूछे कि समय की गणना किन रेखाओं द्वारा की जाती है, तो वो होती है देशांतर रेखाओं के द्वारा होती है। ठीक है, ये सामान्य चीज थी। फिर हम थोड़ा सा और सामान्य पढ़ लेते हैं, ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ग्लोब पर हमारी कुल अक्षांश रेखाएं वो 181 है। कुल अक्षांश है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कुल दिया है। अगर आपसे ओनली पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा, तो आपकी 179 179 हो जाएगी। दो कहां गई? दो हमारा जो दक्षिणी ध्रुव और जो आपका उत्तरी ध्रुव है उसके अंदर जाकर के जो ग्लोब, क्योंकि कहीं पर अंत तो है ना इसका, तो वहां जाकर के मिल जाती है, तो इसलिए इसको काउंटेबल नहीं किया जाता। इसलिए कुल में इसको काउंट करेंगे। तो आपकी कुल रेखा पूछे तो 181 है। केवल आपसे पूछे कि ग्लोब में रेखाएं कितनी है, तो आपको 179 बताना है। ठीक है जी। कुल देशांतर वही चीज आ गई 360, दो घटा देंगे क्योंकि आपका देशांतर भी अंत में छोड़ में यहां आ जाएगा, तो दो देशांतर रेखाएं भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। फिर हम बात करें कि अक्षांशों के मध्य दूरी, पूछा गया सवाल है कि जो दो ये अक्षांश हैं, ये जो आपके दो अक्षांश हैं, इन दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? क्योंकि कुल रेखा अपन 181 पड़ी, उनके बीच की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। फिर हम बात करें कि देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है जी, तो हमारा जो देशांतर है, इन देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ये दोनों सवाल आपसे पूछे हुए सवाल हैं। अच्छा, जो देशांतर है उससे आप क्या करेंगे? समय की गणना करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टाइम है वो आपको पता है, ग्रीनविच से लिया गया है 82.5 डिग्री। तो उससे अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो घट जाता है, और इधर जाते हैं तो उसमें तो बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आपको। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए आपने देखा होगा धौलपुर और आपका जैसलमेर में सूर्योदय में टाइम में आपका अंतर नजर आता है। धौलपुर में आपका जो सूर्योदय वो सबसे पहले होता है, और जैसलमेर में सूर्योदय बाद में होता है। ठीक है, तो फिर जहां पर पहले उदय हुआ है तो अस्त भी पहले ही होगा, तो धौलपुर में अस्त पहले और जैसलमेर में बाद में होता है। तो ये क्या है? ये देशांतर रेखाओं का ही अंतर आता है। कई बार ये सोचते हैं कि सर ये तो दोनों राजस्थान के पार्ट है, वैसे धौलपुर भी राजस्थान में है और अपने जैसलमेर भी राजस्थान में है, तो फिर इसके बीच अंतर क्या है? तो अंतर इसका है इनके बीच में, क्योंकि ये जो स्थित है, इनकी जो स्थिति है वो देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से इनके बीच में गैप होता है, और जो गैप होता है वो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर इनका आ जाता है। इसलिए यहाँ पर इनके समय में क्या होती है आपकी, ये अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक छोटा सा राजस्थान का एक नजर में अपन इसको देखा। भारत में विश्व में स्थिति पढ़ी आपने, भारत में पढ़ी, ग्लोब पर आपने पढ़ा कितनी ग्लोब होती है,
पुराने नाम कौन से थे, इन चीजों के बारे में आपने इस क्लास में पढ़ा। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो इसी से रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें भी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें साथियों। धन्यवाद।